तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यूज़ चैनल इंडियन कल्चर में। तो दोस्तों, आज हम एक महान क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह हमारी थर्ड वीडियो है। मेरी फर्स्ट वीडियो आदिवासी से रिलेटेड भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में थी, और हमारी दूसरी वीडियो ऊना पैक्ट को वापस क्यों लेना पड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और यह हमारी थर्ड वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में हम बहुत ही महान क्रांतिकारी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह बहुत ही बड़े और महान क्रांतिकारी रहे हमारे देश को आज़ाद कराने में, और उनके साथ बहुत सारे क्रांतिकारी भी और भी रहे। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, और बच्चा बच्चा जानता है कि भगत सिंह कौन थे। तो दोस्तों, आइए हम अपने दीपक सर से आज इसी बारे में चर्चा करते हैं और दीपक सर के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर हम इनसे जो है निवेदन करेंगे कि हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में जो है थोड़ा डिटेल में आप सभी को बताएं। आपका स्वागत है भैया हमारे चैनल में। नमस्कार अवनीश जी, आपने एक शब्द जो इस्तेमाल किया, नमस्कार सारे व्यूवर्स को। निवेदन नहीं, एक क्रांतिकारी का एक जुबान से कहने का, एक उनकी बात चर्चा करने का मुझे एक अवसर मिल रहा। इस अवसर पे मैं आपको, आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे एक मंच मिला, एक कहने का, या जो भी उनके बारे में हमें पता है, एक आप लोगों से बातें शेयर कर सकूँ, साझा कर सकूँ। तो आज हम शहीद भगत सिंह की चर्चा करेंगे जी। ये हमारा एक जो यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है इंडियन कल्चर जी। इंडियन कल्चर मीन्स इंडिया की कल्चरल चीज़ें, वायुमंडल, वातावरण, पौधे, नदी, नाले, आकाश, जो भी है, जो भी इन्वायरमेंटल में चीज़ें हैं, जो भी कल्चरल है, जो ट्रेडिशनल है, फेस्टिवल है, जो शोषित वंचित लोगों की आवाज़ बने, जो लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किसी ने ब्रह्मांड के क्षेत्र में काम किया, किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया, किसी ने प्रकृति के बारे में गहन अध्ययन किया। यहीं पर हमारे सारे क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे वो आर्यभट्ट हों, कोई भी हो, मतलब बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी, अब्दुल कलाम से लेके पहले से लेके अभी तक के जो हम लोग ज़्यादातर उनको कवर करते हैं, जिन पे एक प्रेरणा मिलती है, जिन पे एक सीखने का एक कि इनसे हमें कुछ शिक्षा मिले, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। तो आज जो चर्चा होगी वो भगत सिंह की। आपने बोला कि भगत सिंह का, जी सर। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को सिख परिवार में हुआ था जी। इनके पिता का नाम जो था वो किशन सिंह था जी। और माता विद्यावती जी कौर। बांगा जगह पड़ती है, गांव पड़ता है, जो पाकिस्तान के पंजाब में है। एक पाकिस्तान में पंजाब है, एक अपने इंडिया में पंजाब है। जो बंटवारे में एक पंजाब वहाँ पर बना, एक इंडिया में पंजाब है। तो वहाँ के पंजाब में उनका जन्म हुआ था। मतलब बंटवारे से पहले जब ब्रिटिश शासक, हाँ, हिंदुस्तान में ही था। बंटवारा जब 1947 वाला हुआ तो वो पाकिस्तान बना, ये भारत बना, तो वो पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वो जगह अभी पाकिस्तान में है। देखिए, जब ये भगत सिंह जो थे जी, एक महान क्रांतिकारी के घर में ही पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे, इनके जो चाचा थे, ये उस दिन पैदा हुए शहीद भगत सिंह, जिस दिन उनके चाचा और उनके पिताश्री जेल से छूटकर आए थे, उसी दिन इनका जन्म हुआ था जी। कितना अच्छा कनेक्शन है एक क्रांतिकारी को उस दिन तो अपने पिता से सारी इन्होंने चीज़ें क्रांतिकारी के बारे में सीखे। उनके परिवार में ही रह चुके थे। हाँ, परिवार के बारे में ही देश का समर्पण के प्रति इतनी भावना अच्छी थी। नहीं, कोई अपने बच्चे को कुर्बानी थोड़ी ना दे देगा, कभी नहीं देगा। उनकी माँ, उनकी बहू, उनके बच्चे, सबके अंदर क्रांतिकारी था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजते हुए फांसी पे लटक गए थे जी। तो देखिए, 90 साल से ज़्यादा हो गए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, लेकिन आज भी दो बातें रहती हैं देश के अंदर। एक लोगों के अंदर मिथ्या है या सत्य है, इसकी आज हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे कि लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे फांसी से जी। बिल्कुल सर, ये आपने सुना होगा जी। तो देखिए, गांधी जी और भगत सिंह में जो डिफरेंसेस था जी, आइडियोलॉजी का था। दोनों लोग का मिशन एक था, देश की आज़ादी। लेकिन आइडियोलॉजी कहाँ से डिफरेंस हुआ? आइडियोलॉजी यहाँ पर सेम था कि देश को आज़ादी चाहिए, ब्रिटिश शासन को हटाना है और देश को स्वतंत्र कराना है।
लेकिन भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी तो मानते थे कि देश को स्वतंत्र कराने से पहले जो आज़ादी चाहिए होगा वो चाहिए होगा सामाजिक स्तर पे जो लोगों का शोषण हो रहा है। देखिए शोषण करने वाला चाहे वो ब्रिटिश शासक हो चाहे हिंदुस्तान का कोई नेता हो, शोषण जिसका हो रहा है उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि अब ब्रिटिश कर रहा है या इंडियन कर रहा है हमें। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हमें गोरों से आज़ादी से पहले जो इंडिया के जो भेदभाव हैं, जाति पात का भेदभाव, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव और क्षेत्रवाद का भेदभाव, मराठी और हिंदी का भेदभाव, भाषाओं का भेदभाव, ये जो लफड़े हैं, ये जो झगड़े हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जाए, लोगों के अंदर देशभक्ति कैसे जगाया जाए, लोगों को देश के प्रति निष्ठावान, देश के प्रति लॉयल कैसे बनाया जाए, इसके बारे में उनका मानना था कि इसके बारे में सबसे पहले हमें आगे आना चाहिए। और भगत सिंह एक पढ़े लिखे महापुरुष थे। उन्होंने जेल में जाने से पहले 250 से ज़्यादा बुकों को पढ़ा है और जेल में जाने के बाद 350 से ज़्यादा उन्होंने बुकें पढ़ी। तो आप समझिए उनको रशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, इन सारी भाषाओं का अच्छा खासा नॉलेज था, लिटरेचर का अच्छा खासा। उनकी राइटिंग अच्छी थी। उनकी उस समय के जो लेख छपते थे, कीर्ति अकाली, वीर अर्जुन प्रताप, ये में उनके लेख छपते थे। और उनका 3 आइडियोलॉजी थी जी, इंटरनेशनलिज्म, एथिज्म और सोशलिज्म जी। इन तीनों उद्देश्य पे भगत सिंह काम करते थे। भगत सिंह कहते थे बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति के लिए तलवारों और विचारों की शान पर तेज होती है जी। भगत सिंह एक चीज़ और कहते थे, लोगों को आपस में लड़ने से रोकना होगा तो उन्हें अमीर गरीब का एहसास दिलाना होगा। गरीब मजदूर और किसानों को यह समझना होगा कि उनका असली दुश्मन जो है वो पूंजीवादी है, बिल्कुल पैसे वाला है, बड़ा आदमी है जो भी उनका शोषण कर रहा, जो पूंजी, भाई विदेश से लोग आए, इंग्लैंड से लोग आए और इसी पे पूंजीवादी, इसी पे ब्रिटिश कंपनी ने कितना बड़ा, कंपनी के नाम पे अंग्रेज आए और पूरे देश को उन्होंने कैप्चर कर लिया, पूरे देश पे हर चीज़ों पे उन्होंने एक्वायर कर लिया, ज़मीन कर लिया, जंगल कर लिया, समझ रहे हो। तो उनका उद्देश्य सिर्फ यही था। भगत सिंह कहते थे सूरा जो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कशु न छेड़े खेत। मतलब आपको जब रण में आप चले जाओ तो आप लड़ते लड़ते चाहे आपके पुर्जे पुर्जे निकल जाए, लेकिन आपको रण क्षेत्र से भागना नहीं है, वहीं भले ही शहीद हो जाओ। तो देखिए मैं शुरू में चर्चा किया था कि गांधी जी को चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे जी। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो थी अहिंसा के पुजारी। मतलब एक गाल में अगर कोई थप्पड़ मार रहा तो दूसरा गाल दे दो तो शायद उसको लगेगा कि नहीं मारेगा। उनको ऐसा लगता था कि ये अहिंसा के धर्म पे हम चलेंगे तो देश को आज़ाद करा लेंगे। भगत सिंह कहते थे 150 साल हो गए, अहिंसा के धर्म पे नहीं हो सकता, जो लड़ाई पहले से चल रही है उसमें कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, लड़ाई में कुछ अलग से आपको करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको खून का बदला खून से लेना पड़ेगा। हमारे लोगों को जाने जा रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं कि मैं निंदा करता हूँ, मैं इनकी निंदा करता हूँ, मैं इनकी निंदा करता हूँ, क्योंकि वो उस समय कांग्रेस की एक विचारधारा थी, कांग्रेस के नेता थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू उस समय थे। तो इन लोगों का मकसद दो मतलब था, वो चाहते थे स्वतंत्र, पूरा देश स्वतंत्र हो जी। सर ये बताइए कि भगत सिंह जी ने असेंबली में बम क्यों फेंका था, उनके बम फेंकने का क्या उद्देश्य था और वो जनता में क्या संदेश देना चाहते थे बम फेंक करके असेंबली में, तो कृपया आप इसके बारे में थोड़ा देखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका जी। और ये हर किसी को जानना चाहिए, इस प्रश्न के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। लोगों को लगता है ना कि क्योंकि अंग्रेज सुखवीर और राजगुरु और भगत सिंह को एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित कर दिए थे, क्योंकि महान विचारक थे, उनको पता चल गया था ये महान विचारक लोग हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय गांधी जी की छवि जो थी देश के अंदर थोड़ी अलग थी जी। अलग थी मतलब प्रिंट मीडिया, जो उस समय मीडिया हुआ करता था, IT शेल हुआ करता था कांग्रेस का, वो इन पे ज़्यादा फोकस करता था गांधी जी पे। गांधी जी का जो विचार थे वो लेखों में आते थे, लेकिन जो एक इनके अलग विचार। गांधी जी और भगत सिंह में 2 डिफरेंसेस थे। आइडियोलॉजी तो सेम थी दोनों लोग कि देश को आज़ाद कराना है, लेकिन उनके पीछे जो भगत सिंह के पीछे का जो कारण था जी, वो चाहते थे कि देश को आज़ाद कराने से पहले समाज में जो
भेदभाव की चीज़ें हैं, जो ऊंच नीच की चीज़ें हैं, उनको कैसे हटाना पड़ेगा। क्योंकि शासक चाहे अंग्रेज का हो चाहे इंडिया का हो, जो नीचे का शोषण है उसको कैसे ख़त्म करो, कास्टिज्म को कैसे ख़त्म करोगे, जाति भेदभाव को कैसे ख़त्म करोगे, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सब को कैसे ख़त्म करोगे। तो वो सब चीज़ों पे भगत सिंह का पहला फोकस था। आज़ादी उनकी सेकंड प्रायोरिटी थी और फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी थी समाज के अंदर परिवर्तन कैसे लाना होगा। और गांधी जी का जो विचार के लोग थे उनका बस मतलब था देश को आज़ाद कैसे कराना होगा। शोषित वंचित अलग मैटर है, इसी बात की तो लड़ाई आज भी होती है। पूना पैक्ट को आप देख लेंगे, हमारे पिछली वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसमें। तो पूना पैक्ट को आप, हमारा जो सेकंड वीडियो है उसको हम लिंक जो है इस वीडियो में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको पता चलेगा कि ज़रूर देखिएगा उसको। हाँ, और जी तो वहीं से विचारों के बारे में आपको पता चलेगा कि गांधी जी के विचार क्या थे और जो भगत सिंह थे उनके विचार क्या हैं। भगत सिंह के विचार थे कि समाज से आज़ादी कैसे मिलेगी। उन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में आए। तो चंद्रशेखर और इन सब के आने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन जो है ये कानपुर में था और यहीं पे जो है आके ये लोग ज्वाइन किए। हाँ, भगत सिंह जो है आके यहाँ पे ज्वाइन किए और बाद में ये हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया। पहले इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बाद में फिर इसका नाम बना हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें चंद्रशेखर, बिस्मिल्लाह खान और बाकी तीनों शहीद जो शहीद हो गए, ये सारे बहुत क्रांतिकारी उसमें रहे, बहुत क्रांतिकारी। मतलब नाम गिनाते गिनाते तो आप बहुत लोग थे उसमें। तो हम चर्चा कर रहे थे बम गिराने की। आप कह रहे थे आपने बम वहाँ क्यों मारा जी। वहाँ बम मारने के पीछे का कारण था वो एक संदेश देना चाहते थे, क्योंकि उनकी किसी लेख में, किसी अखबारों में, किसी प्रिंट मीडिया में उनका नाम नहीं आता था। कैसे लोगों को पता चले कि कोई क्रांतिकारी है जो अलग तरीके से आज़ादी चाहता है, उसकी कुछ अलग आइडियोलॉजी है। वो अपनी बातों को रखना चाहते थे। इस बहरे अंग्रेज़ों के कानों में ये बात नहीं जा रही थी। तो उनको लगा कि हम एक प्लानिंग करते हैं कि बम बनाते हैं। अब बम बनाते हैं, बम कहाँ से पाएंगे। तो इनका कोई एक साथ का कोई छात्र था जो साइंस लाइब्रेरी में काम करता था। ये लोग वहाँ पर गए, बोले हमें बम बनाने की प्रक्रिया बताओ। बोला नहीं, बम से देश को आज़ादी नहीं मिल सकती है, अहिंसा के बल पे ही आज़ादी। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा के बल पे ही हमें आज़ादी चाहिए होगा। अब वो भगत सिंह वहाँ पर गुस्से होकर उसके गले को दबा देते हैं और गले को तब तक दबाते हैं जब तक वो अपने बचाव के लिए कोई ना कोई सामान उठा के भगत सिंह पे वार करना चाहता है। किसी भी इंसान को अगर जब आप वार करोगे तो उसके पास जो भी चीज़ें पड़ी होंगी उससे उठा के आपके ऊपर प्रहार करना चाहता है। वो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं अपने आप को। उसे बोलते हैं आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा। वही हुआ जब भगत सिंह ने उनके गले को दबाया तो उसके पास परखनली पड़ी हुई थी, क्यूब परखनली जो लैब में होती है, उसको उठा के उनके सर पे नॉक करने की कोशिश किया। लेकिन भगत सिंह वहीं पर छोड़ देते हैं। बोलते हैं आपने क्या किया, आपने हिंसा किया कि नहीं किया। तो बोले आपने हिंसा किया तो मुझे तो मजबूरी में हिंसा करना पड़ेगी। भगत सिंह अपना एक संदेश देना चाहते थे कि देखो मैंने आपको गला दबाया तो आपने अपने बचाव के लिए अपने परखनली से मेरे ऊपर वार करना चाहा। वो यही संदेश लोगों को पूरे देश में देना चाहते थे कि आपके ऊपर जब प्रहार होगा तो आप मत सोचो कि मैं उसका प्रहार का जवाब हाथ बंद करके दूंगा या आंदोलन से दूंगा या भूख हड़ताल से दूंगा। नहीं, उसका जवाब खून का बदला खून से होगा। उनका ये मानना था अगर खून का बदला खून से होगा तो क्रांति होगी। बिल्कुल। तो वो जो बम मारे थे तो उनका सिर्फ कहने का मतलब ये था कि बम मार दूंगा तो लोग के ऊपर वार नहीं हो और हमारी आवाज़ लोगों के अंदर जाए अंग्रेज़ों के अंदर। और अंग्रेज़ वो प्रिंट मीडिया में सुबह वो सारी खबरें हमारी आएंगी, देश हमें जानेगा, क्योंकि हमें देश नहीं जानता था। वो अपने पोस्टरें लगाते थे, अपने लोगों के बारे में बताना चाहते थे कि एक नया सोशल जस्टिस के लिए खड़ा हुआ है रिपब्लिक एसोसिएशन, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशल पब्लिक एसोसिएशन, के लिए। हाँ, ये अलग जो ये पोस्टर लगाते थे, अंग्रेज़ों को पता चलता था पोस्टर फड़वा देते थे, कोनों से मारते थे, बर्फ़ के सिल्लियों पे लिटा के मारते थे, उल्टा लिटा के मारते थे। लेकिन ये जो ग्रुप था, जो ये हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन था, ये इसमें बहुत ही कट्टरवादी टाइप के लोगों को रखा गया, जो मतलब प्योर, मतलब इनका पता हो कि मैं आ गया हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे घर जाना है। हो सकता है मेरा लास्ट ऑप्शन फांसी हो, मेरा लास्ट ऑप्शन मुझे हो सकता है कोई गला काट दे, मतलब कोई गोली मार सकता है ब्रिटिश शासक का सिपाही।
तो सुबह खबरें आई और ये खबरें इतनी ज़्यादा हुई कि अंग्रेज़ों के दिमागों में ये बातें आने लगी कि यार भगत सिंह करके कोई ऐसा है, और उन्होंने अपनी वहीं पर हथकड़ी अंग्रेज़ पहनाए और वहीं पर इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दिया। ये जानबूझ के गिरफ्तारी देना चाहते थे, गिरफ्तारी दे के सुबह खबर में बने रहना चाहते थे जी। जब ये खबर में बने, सुबह लोगों को पता चला कि शहीद भगत सिंह को और राजगुरु को और इन लोगों को जी को सबको जो है हाँ जेल में बंदी बना लिया गया है, तो चर्चा में आ गया। और वहाँ पर जाके लोगों को, कैदियों में भी एक क्रांति मुहिम छेड़ दिया। ये पढ़ाई जो है कंटिन्यू, हमने सुना था कंटिन्यू उन्होंने पढ़ाई करते ही रहे, कंटिन्यू पढ़ाई करते जी। इनके अंदर आज नहीं किया, कभी नहीं। इनके हाथ में हर समय बुकें होती थी, कोई ना कोई क्रांतिकारी की किताबें पढ़ते ही रहते थे। उन्होंने कई भाषाओं में पढ़ा और जेल में जितने मुजरिमों के साथ रहे हैं सबको एक क्रांतिकारी बना दिए, सबको उनके अंदर एक क्रांतिकारी का जोश जो है भर दिया। देखिए जब उनको असेंबली के अंदर बम उन्होंने फोड़ा, जब उनको सिपाही वहाँ पर आके उनको पकड़ लेते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, तो उनके तीन ही उनके स्लोगन थे, तीन ही उनके नारे थे, इंकलाब जिंदाबाद, वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, डाउन विथ इम्पेरियलिज्म। आज तो हम लोग जिंगोलिज्म की बात करते हैं जी। जिंगोलिज्म मीन्स आज हम लोग बात करते हैं कि अपने देश की बात नहीं करते हैं, फलाना देश ख़राब है, पाकिस्तान ऐसा है, बांग्लादेश ऐसा है। हमें अपने देश में, हम अगर अच्छे देश के नागरिक हैं, आज अपने वतन से प्यार करते हैं, तो हमें अपने वतन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये देश ऐसा है, वो देश ऐसा। ठीक है, लेकिन तो सर मुझे ये बताइए आप कि भगत सिंह जलियांवाले बाग वाले हत्याकांड से क्या प्रभावित हुए और उनके जीवन में क्या, जलियांवाले बाग हत्याकांड से क्या प्रभावित हुए और उनके जीवन में क्या बदलाव आया और उन्होंने क्या प्रण लिया, एक बार उस चीज़ के बारे में आप डिटेल में देखिए। आपका प्रश्न है कि जलियांवाले बाग का भगत सिंह के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा जी। देखिए जलियांवाला जो बाग था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग का कांड हुआ, एक बाग में एक सभा हो रही थी जी। लोगों को एक देश में लोगों को जोड़ने की, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने भारतीय लोगों को इकट्ठा किया गया था। वहाँ पर अंग्रेज़ आते हैं और अंग्रेज़ों ने धुआंधार वहाँ पर फायरिंग करते हैं, और जो हिंदुस्तानी के लोग होते हैं वो एकाएक समझ नहीं पाते हैं, फायरिंग होने लगती है या बम धमाके होने लगते हैं कि भागना किधर है। वहाँ पर कुआं था, कुछ लोग तो कुएं में ही गिर जाते हैं जी। कुछ लोग भागते हैं, मेन गेट को बंद करके वहाँ गोलियों से लोगों को छान दिया गया, मतलब गोलियाँ चलाई गई। और वहाँ पर जब ये सब चीज़ें हुई, तो जब भगत सिंह इस सब चीज़ों को पढ़ा, तो वहाँ पर वो बचपन में ही वहाँ पर गए और जाके वहाँ पर जलियांवाले बाग के निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया, वहाँ पर उन्होंने मिट्टी को प्रणाम किया और अपने सीने में लगाया और उस मिट्टी को लेके चले आए और प्रण किया कि मैं इस देश के लोगों को, जो देश के लिए लोग शहीद हो गए हैं, मैं इनके आत्मरक्षा के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस भारत को स्वतंत्र करा के मानूंगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वो वहाँ से चले आए जी जी। आगे बस अब आगे बस इतना ही। हाँ, मज़ा नहीं आया आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, ख़त्म कर दें इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड पार्ट हम इनके जल्द ही रिलीज़ करेंगे, क्योंकि अभी सेकंड पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। इनकी बातें जितना करो उतना ही कम है, तो इसलिए इन शहीदों को नमन करते हुए इनका हाथ जोड़ के वंदना करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका सेकंड पार्ट के जो कुछ चीज़ें हैं, जो जानकारियाँ हमारे पास हैं, उनको ज़रूर आपके साथ साझा करूं। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच।